Kalpana Saini in front of you. I am your new biology teacher. So this is our very first chapter of our biology in class 10th. ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो चैप्टर क्या है. As you all know that due to COVID-19, the online classes are going through the all over India और सब जगह पर. तो हमने सोचा हम भी आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं. So let's get started with the very first chapter of the biology for class 10. तो हम जो चैप्टर आज लेने वाले हैं वो चैप्टर होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो बेसिकली अगर हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली हेरिडिटी और इवोल्यूशन, पहले हम टर्म्स के बारे में देखते हैं कि हेरिडिटी टर्म बताती ही क्या है. हेरिडिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी करेक्टर, कोई भी हेरिडिटी करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है तो उसे हम कहेंगे हेरिडिटी. लेकिन ये हेरिडिटी हम कंसीडर किसमें करते हैं? हम इसे कंसीडर करते हैं किसमें? जेनेटिक्स में. अब जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी. मैंने क्या कहा? जेनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the heredity. ठीक है, अब भैया हेरिडिटी का तो समझ आ गया कि क्या हेरिडिटी को कौन से डील कर रहा है और उस टर्म को हम क्या कह रहे हैं. वो टर्म हम कह रहे हैं जेनेटिक्स हो गई. अब भैया हमारे पास क्या चीज़ आती है कि भैया हेरिडिटी तो समझ आ गया लेकिन वो टर्म तो समझ आ गई जेनेटिक्स, लेकिन हेरिडिटी भी समझा दो जरा. तो हम कहेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है. हेरिडिटी टर्म का मतलब होता है कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दैट मीन्स कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स from one generation to another generation. ठीक है, अब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बता दिया कि भैया एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम, उस ट्रांसमिशन को हम हेरिडिटी कह रहे हैं. तो भैया ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट जनरेशन से, पेरेंट जनरेशन कौन सी है? ये है पेरेंट जनरेशन. और ये कौन सी जनरेशन है? ये है न्यू जनरेशन जो क्या हुई है, जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास हुए हैं. तो हमने क्या कहा कि जब किसी भी पेरेंट जनरेशन से हेरिडिटी कैरेक्टर्स प्रोजेनी में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं तो उससे हम कह रहे हैं हेरिडिटी. और जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं यानी कि मानो कोई चीज़ सिमिलरिटीज आ रही है, कुछ डिसिमिलरिटीज आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही है? वो हेरिडिटी की वजह से आ रही है. सिमिलरिटीज मतलब जैसे कि हम कह देते हैं कि अगर मम्मी का आईज का कलर ब्राउन है तो बच्चों का कलर भी ब्राउन आ रहा है. तो ये कैसे कह रहे हैं कि भैया मदर टू उनके चिल्ड्रंस, यानी कि मदर टू बच्चों में जो हेरिडिटी कैरेक्टर पास हुआ है उस हेरिडिटी कैरेक्टर को हम क्या कह रहे हैं कि भैया आइज ऑफ द कलर वाला हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रंस पास हुआ है. तो ये हुआ हेरिडिटी कैरेक्टर. अब यहाँ पे एक टर्म आती है, क्या कहती है वो टर्म? क्या होती है? वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो होता है हम उसे कंसीडर करते हैं एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट के भाई क्यों है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हेरिडिटी नहीं होगा तो ट्रांसमिशन कैसे होगा और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा. अब वेरिएशन क्या होता है? एक्चुअली वेरिएशन देख लेते हैं हम. वेरिएशन का मतलब होता है वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस विच मेनली अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किसमें? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, या फिर ड्यूरिंग कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम देख लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? These are the differences. These are the differences may occur
only in living organisms, या फिर कह सकते हैं कि अराइज हो जाते हैं, जो अराइजेज ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसमें, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अपने पेरेंट जनरेशन से अलग अपने आप को बता रहा है कि मानो देखो आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, तो वो क्या है, वो डिफरेंसेस ही है, वो वेरिएशंस ही है। तो हमने क्या कहा कि वेरिएशंस क्या हुए, डिफरेंसेस हुए जो अराइज होते हैं कहाँ पे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ कहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और कहाँ पे किस वजह से होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने ये जान लिया। अब वेरिएशंस क्यों जरूरी है, भैया वेरिएशंस तो जरूरी है ना, क्यों जरूरी है ये हम देख लेते हैं कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशंस की। एक्चुअली अभी आपको ये तीनों टर्म अभी समझ आ गई होगी कि ये तीनों टर्म्स क्या कहती हैं, कि भैया जेनेटिक्स कहती है कि आई एम द ब्रांच ऑफ साइंस, जिससे मैं डील करती हूँ किसके लिए, हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी क्या कहती है कि भैया मैं ट्रांसमिशन करती हूँ किसका, हेरिडिटी करेक्टर्स का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और हेरिडिटी करेक्टर्स कौन से होते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम ही तो है रिस्पॉन्सिबल कि जो हम सिमिलरिटीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके आ रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं वो। और वेरिएशन क्या कहते हैं कि भैया हम ही तो वो चीज़ है, हम ही तो वो डिफरेंसेस हैं जो क्या कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंसेस नहीं होंगे तो सब लोग एक जैसे रहेंगे। तो आज तक अगर पहली वाली जनरेशनों में वेरिएशन नहीं होता तो क्या हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो वेरिएशन हो के तो इवोल्यूशन हुआ है, वो वेरिएशंस बहुत ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम जो चलते आए हैं उन्हीं से तो हम आज तक बन पाए हैं। और अगर उनमें ही वेरिएशंस नहीं होते, डिफरेंसेस नहीं होते, चेंजेस नहीं होते, तो हम कहाँ से आ सकते थे। तो वो हमारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमें हमारे जीवन के लिए, लिविंग के लिए वेरिएशंस भी बहुत ज़रूरी है। तो वेरिएशन क्या कहता है तो भैया हम ही तो वो डिफरेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अराइज होते हैं। कब होते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने ये देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे तो भैया ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वेरिएशन में हमारे लिए ज़रूरी है, कि वेरिएशन में हमें चाहिए कि वेरिएशन में वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेरिएशन किस चीज़ में हमें वेरिएशन ज़रूरी है, तो ये हम देखेंगे इस तरह से। आपको हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस तो समझ आ ही गया होगा कि हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमें जो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं वो कौन से होंगे। तो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं कि क्या टॉपिक्स टू कवर। देखो भैया हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ लिया था कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसकी, ठीक। इसके बाद हमने देख लिया, क्या देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। थर्ड हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट terms related to the chapter। ये हमें क्यों देखनी है, ये टर्म्स हमें क्यों देखनी है, क्योंकि हमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में जिन्हें हम पहले ही समझ ले, जान ले तो बेहतर होगा। क्योंकि हम बाद में जब इसे फ्लो में चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं कोई भी टर्म बोल दूंगी, अगर आपको उसका मतलब नहीं समझ आएगा तो आप उस चीज़ को, उस पॉइंट को समझ ही नहीं पाओगे। तो वो टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे कौन कौन सी हैं। फोर्थ मेंटलिज्म, हम देखेंगे कि मेंटल कौन थे वो बताएंगे कि मेंटल के इसमें क्या रोल था। फिफ्थ सिलेक्शन ऑफ अ पी प्लांट, कि भैया मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। फिर रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल। फिर लॉज ऑफ
इनहेरिटेंस। अब ये लॉस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं? लॉस ऑफ इनहेरिटेंस वो लॉज हैं जिनको किसने क्या दिया था? मेंडल ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या किया था? एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो पूरे जेनेटिक्स के ऊपर ही बेसिस थे, इसीलिए उनको क्या कहते थे? हम क्या कहते थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता था। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बाद में कि क्यों ऐसा हुआ था। ठीक है, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमने यहाँ देख लिया। यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है हेरिडिटी वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा इवोल्यूशन वाला चैप्टर है। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे? कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखेंगे? हम कहते हैं यहाँ पे फॉसिल्स हम पढ़ेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, एक हार्डेज थ्योरी आएगी यहाँ पे, एक सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा, तो ये सब चीजें क्या है? हम कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ एक इसमें आएगा, वो पहले ही आएगा इवन, स्पेसिएशन, इसी में हम नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में हमें पढ़नी होगी। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने हेरिडिटी पढ़ लिया कि हेरिडिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन हम बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी तो हमें समझ आई क्या था कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी में क्या था कि अगर हेरिडिटी नहीं होगा तो कोई भी ट्रांसमिशन, यानी कि मानो कोई भी ट्रांसमिशन है वो ए यानी कि पेरेंट जनरेशन से क्या नहीं होगा, बी है ना, नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि नेक्स्ट प्रोजेनी में, या फिर हम कह सकते हैं इसे प्रोजेनी, नेक्स्ट प्रोजेनी में पास नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज़ें पास होती है वो क्या होती है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ठीक है ना, तो अगर एक जनरेशन से यानी कि फ्रॉम वन जनरेशन टू बी जनरेशन अगर ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास नहीं होंगे, ये इनका ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो हम कैसे कह पाएंगे कि भैया उनका क्या हुआ है? हेरिडिटी ट्रांसमिशन हुआ है। तो भैया हेरिडिटी कैसे हुआ ये तो हमें समझ आ गया और उसका इम्पोर्टेंस भी समझ आ गया। नहीं है तो वो फिर कुछ भी नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई आइडेंटिकल कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे सब चीज़ें ना। तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन की कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि भैया इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन की, तो हम कहेंगे कि इवोल्यूशन करता है। वेरिएशन लीड्स इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि भैया हमारे पास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे उनसे हम बहुत अलग हैं आज के टाइम में। तो वो किस वजह से हुआ है? वो वेरिएशंस ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम जो होते चले गए हैं उनकी वजह से जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनसे जो आज की जनरेशन है वो बहुत अलग है। तो हम कह रहे हैं कि वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है, डिफरेंसेस इसलिए ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, और इवोल्यूशन नहीं होगा तो फिर क्या है? लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉयड है। मतलब एक ही आइडेंटिकल चीज़ों के साथ लाइफ नहीं चल सकती। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप एक ही जगह अपनी लाइफ टाइम में हमेशा, अगर मानो कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो इन दैट केस मानो कि अगर वो एक जगह आज वो मानो 20,000 25,000 पर मंथ का क्या करता है? इनकम करता है, या फिर ज़्यादा करता है 50,000 करता है, कितना भी करता है, तो वो हमेशा यही नहीं सोचेगा कि मैं हमेशा 50,000 ही अर्न करता रहूँ। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि नहीं, हमें और आगे ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ करनी है। कभी भी बंदा ये नहीं सोचता कि हमें ग्रोथ नहीं करनी। हर बंदा ग्रोथ के बारे में ही सोचता है, क्योंकि जब अगर बंदा ग्रोथ के बारे में सोच रहा है तो ये तो लाइफ की बात है। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा, अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो इवोल्यूशन कैसे हो पाएगा? तो ये हुआ, क्या हुआ? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन का सबसे पहला पॉइंट कि वेरिएशन जो डिफरेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अराइज होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या होते हैं? वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं।
ठीक है, अब इवोल्यूशन का सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या करता है। इवोल्यूशन हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को क्या करने में, जो एनवायरमेंटल चेंजेस होने वाले हैं जो होते हैं उनको वो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर ले। अगर अडेप्शन नहीं होगा तो सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हमें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो उसमें अडेप्टेशन की जो आदत है, उसमें अडेप्टेशन की जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी नहीं है तो कोई भी किसी भी तरह का अगर एनवायरमेंटल चेंज होता है तो वो उस एनवायरमेंटल चेंज में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसे अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। और सर्वाइवल नहीं हो पाएगा तो लाइफ खत्म हो जाती है इन दैट केस। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास एडेप्टेशंस जो है वो एनवायरमेंटल चेंजेस के जो एडेप्टेशंस हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें वेरिएशन हेल्प करता है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर इम्यूनिटी की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें कि अगर वेरिएशन नहीं हो रहे हैं तो पिछले समय में इतने एनवायरमेंटल चेंजेस को सर्वाइवल नहीं किया जा सकता था, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता था। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज के टाइम में ये सारे एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करना इसका मोर कंपैरेटिव मोर इजी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वेरिएशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम कि ये कैसे न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें दिखाता है कि भैया न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन से कैसे आते हैं। देख लेते हैं हम ये कि भैया वेरिएशंस होंगे तो हम हमारे पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा आप लोग सब जानते हैं कि आइडेंटिकल कोई नहीं होता, कोई एक आध ऐसा होता है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं। आप सिमिलर हो सकते हो, आप आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सिमिलर का मतलब थोड़ा बहुत जो ऐसी सिमिलरिटीज हो सकती है आप पे, आईज का कलर, हेयर का कलर, फेस का कलर, मतलब कॉम्प्लेक्शन आपका, हाइट आपकी, या यानी कि ये सब चीज़ें आप हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें आपके पेरेंट्स में आप में सिमिलर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आपको और आपके पेरेंट्स को खड़ा कर दे तो उनमें से बताना मुश्किल हो जाए कि वो कौन है। ठीक है, ऐसा हाँ ट्विंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें आइडेंटिकलिटीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह आइडेंटिकल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशंस होते ही होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया हमें नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कभी किसी में कोई दूसरा टैलेंट, कोई दूसरा करेक्टर हमें देखने को मिलता है, कोई नेक्स्ट जनरेशन में कोई दूसरा करेक्टर को देखने को मिलता है। तो अगर चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं की वजह से, तो हमारे पास नई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो वेरिएशंस हो रहे हैं, तभी हमें क्या मिल रही है, नई कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है। इसके बाद अगर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या था कि इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हमारे पास थी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी टर्म्स हमारे पास थी। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं किसको, जीन को, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस देखेंगे। जीन को अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो हम कहेंगे कि जीन क्या है। जीन एक हेरिडिटी की बहुत ही बेसिक यूनिट है। हम क्या कह रहे हैं, जीन हेरिडिटी की बहुत बेसिक यूनिट है। भैया अगर जीन नहीं है तो हेरिडिटी का हम क्या नहीं कर सकते, हम हेरिडिटी के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जीन ही रिस्पॉन्सिबल है, जीन ही उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होके हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, वी कैन नॉट इमेजिन द हेरिडिटी पार्ट विदाउट जीन। ठीक है, ये हुआ जीन। तो जीन इज क्या हुआ, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ना, क्योंकि सेल को हम क्या कहते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ऐसा ही कहते हैं हम। तो उसी तरह से हम क्या कहते हैं, जीन भी क्या है, जीन इज ऑल्सो अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, वेरी गुड। एलील क्या होता है, एलील को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भैया अगर कोई जीन है तो उसमें हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई जीन है, जीन को यानी कि कोई भी ट्रेट लिया, कोई भी कैरेक्टर लिया, ठीक है ना, तो उसमें हम कहते हैं टीटी। हम आगे बढ़ेंगे तो इनके एलील्स एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, तो टीटी हो जाता है, यानी कि डिफर हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको एलील कहा जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं होमोजाइगस की, तो होमोजाइगस क्या है, ठीक है, एलील डन। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस
टर्म किसके लिए यूज होती है? होमोजाइगस का मतलब सेम वाली चीज, होमो और हेट्रो आपने पढ़ा होगा आज तक भी। तो होमोजाइगस का मतलब होता है एक ऐसी टर्म जो कि किस लिए यूज करते हैं, हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, उससे डिस्क्राइब करते हैं कि पेयर ऑफ एलील जो होंगे वो सिमिलर होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि जो पेयर ऑफ एलील होगा वो हमेशा सिमिलर होगा, यानी कि टी टी। अगर हेट्रोजाइगस की बात करते हैं तो जो पेयर एलील के पेयर होंगे वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के नॉन आइडेंटिकल होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे। होमोजाइगस का मतलब जो एलील के पेयर हैं अगर वो आइडेंटिकल है तो वो होमोजाइगस है, और अगर कोई एलील का पेयर है जो कि क्या है, डिफरेंट है, यानी कि नॉन आइडेंटिकल है एक दूसरे से, वो क्या है, वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है कि दिस इज अ टर्म which is used to describe a pair of alleles that are identical to each other, उसको हम कहते हैं होमोजाइगस, जैसे कि टी टी, these are identical। ठीक है, टी टी का मतलब है टॉल टॉल, और इस टी का मतलब भी टॉल है, लेकिन स्मॉल टी का मतलब है ड्वार्फ। यानी कि अगर हम कोई भी कैरेक्टर ले रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसमें क्या होता है, मतलब किस बिहाफ पे हम ये सब कह रहे हैं, टी टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, क्या कह रहे हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हम देखते हैं इसको बाद में क्या करेंगे। ठीक है, होमोजाइगस समझ आ गया, हेट्रोजाइगस समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि मानो हम अगर कोई भी क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें हमने दो कैरेक्टर लिए हैं। ठीक है, मानो हमने एक क्रॉस करवाया, उसमें हमने दो कैरेक्टर ले रखे हैं। दो कैरेक्टर मतलब मेरी आइज, अगर मानो मेरा क्रॉस किसी से हो रहा है ना, तो वहां पे मेरी आइज का कलर और मेरे हेयर का कलर, तो ये हुए दो कैरेक्टर्स हुए। ठीक है, मेरी आइज का कलर और मेरे हेयर्स का कलर, या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का देख लो, किसी प्लांट के बारे में देख लो, तो उसकी टॉलनेस ले लो या उसके फ्लावर का कलर ले लो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि भैया हमने दो कैरेक्टर लिए क्रॉस के लिए, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक ही ले रहे हैं। यानी कि मानो कि सिर्फ हमने हाइट ऑफ द प्लांट ली, हाइट ऑफ द प्लांट को लेके हम क्रॉस करवाने वाले हैं किसी चीज का। ठीक है ना, तो वो क्या हुआ, वो हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और वो हुआ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये काम हो गया, वेरी गुड। मोनोहाइब्रिड का मतलब सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, और डाइहाइब्रिड का मतलब जब हम दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवा रहे हैं, और पॉलीहाइब्रिड का मतलब अगर हम दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करवा रहे हैं तो वो होता है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद हम बात करते हैं जेनोटाइप की, कि जेनोटाइप क्या होता है। जेनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ जीन, यानी कि कोई भी जीन है, कोई भी कैरेक्टर है, अगर उसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जेनोटाइप। और अगर हम बात करते हैं फेनोटाइप की, तो फेनोटाइप का मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, क्या, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ किसी भी चीज की। अगर हम बात करें कि हम कह सकते हैं कि किसी, अगर हम प्लांट में किसी भी चीज का क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें हम अगर बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो फिजिकल अपीयरेंस है सेल की, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड क्या, फेनोटाइप। और जेनोटाइप क्या कहा है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ सेल, तो उसे हम कह दिया क्या, जेनोटाइप और फेनोटाइप। तो ये भी हमारी टर्म्स हो गई। तो ये टर्म्स तो हो गई हेरिडिटी वाले चैप्टर्स को लेके। कुछ और टर्म्स आएगी वो तो हम हाथों हाथ मतलब लाइक उसी समय पे हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब चीजें हुई इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। और कुछ दो चार टर्म्स जो मैं रेगुलरली यूज करने वाली हूँ, तो आपको एटलीस्ट ये समझ आना चाहिए कि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। अगर ये टर्म यूज हो रही है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।